चोर मुखिया। भरतपुर गांव में कुछ दिनों पहले ही सरपंच के चुनाव हुए थे, जिसमें पहली बार चरण सिंह जीतकर गांव का मुखिया बनता है। इसी खुशी में चरण सिंह की पत्नी मिठाई लेकर आती है और उसे खिलाते हुए कहती है, बधाई हो जी, अब आप गांव के मुखिया बन गए हैं। इस गांव की बागडोर अब आपके हाथों में आ गई है। सही कह रही हो मालती, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के लोग मुझे मुखिया के पद के लिए चुनेंगे। सब भगवान की माया है। अब आप मुखिया बन गए हैं तो गांव में हर साल भगवान के नाम पर होने वाले भोज के आयोजन की जिम्मेदारी भी आप ही संभालेंगे। साथ ही आपका रुतबा भी बढ़ जाएगा। मुखिया और उसकी पत्नी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी गांव में रहने वाला सेठ धनपत उसके घर आता है। बधाई हो गांव के नए मुखिया जी को। अरे धनपत, अब तेरे जैसा बड़ा आदमी भी मुझे मुखिया कहेगा तो कैसे चलेगा। मुखिया को मुखिया नहीं तो क्या चपरासी कहूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब गांव के विकास पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, क्यों नहीं। एक मुखिया होने के नाते मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अरे मालती, खड़ी क्या हो, धनपत के लिए शरबत तो लेकर आओ। जी जी, मैं अभी लेकर आई, आप दोनों बैठिए। कुछ देर में मालती दोनों के लिए शरबत लेकर आती है। कुछ देर बात करने के बाद धनपत वहाँ से निकल जाता है। बीतते समय के साथ चरण सिंह गांव के हर काम को बारीकी से देखा करता। गांव में महादेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर था, जिसको लेकर गांव के लोगों में बहुत आस्था थी, क्योंकि उस मंदिर में लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे थे। एक रोज मुखिया पंचायत के सदस्यों के साथ मंदिर में आता है तो पुजारी को प्रणाम करता है। मुखिया जी, मंदिर की तरफ से जो भगवान के नाम पर हर साल भोज कराया जाता है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले महीने एकादशी के दिन भोज का आयोजन करना उचित रहेगा। जी पंडित जी, मैं गांव में घोषणा करवा देता हूँ। ये लीजिए प्रसाद, भगवान आपको सदा सुखी रखे। गांव में एक आदमी भोंपू लिए घोषणा करते हुए कहता है, सुनो 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 गांव वालों, गांव में हर साल होने वाले भोज के लिए गांव के मंदिर के दान पात्र में अपनी इच्छा अनुसार चंदा जमा करवा दें। एकादशी के दिन भोज का आयोजन होगा। मैं तो भोज के लिए इस बार ज्यादा चंदा दूंगी तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बहन, जिससे जितना बन सकेगा वो उतना ही तो चंदा देगा ना। वैसे भी इस भोज में शामिल होने तो दूसरे गांव से भी लोग आते हैं, लेकिन आयोजन के लिए तैयारी तो गांव वालों को ही करनी होती है। साथ ही चंदा भी इकट्ठा करना होता है। मंदिर में जाकर चंदा जमा करने के लिए सभी के पास 5 दिनों का समय है। इस तरह वो आदमी घोषणा करते हुए पूरे गांव में घूमता है, जिसके बाद सभी गांव वाले अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार मंदिर में जाकर वहां रखी दान पेटी में चंदा जमा कर दिया करते हैं। एक रोज मुखिया और उसकी पत्नी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए होते हैं। तभी वहां धनपत आता है और नोटों की एक गड्डी निकालकर दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर मालती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखो। भोलेनाथ क्या, आप पर तो सभी देवता कृपा बनाए रखेंगे। अरे भाभी, आप कैसी हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, बस भोलेनाथ की कृपा है। वैसे आप यहाँ चंदा देने आए थे ना? हाँ भाभी, भोज के लिए तो चंदा देना ही था, और वैसे भी जितना ज्यादा चंदा होगा भगवान की कृपा से उतनी ही अच्छी तरह से भोज होगा। ये बात तो सही कही तुमने धनपत। तुम दर्शन कर लो, हम चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया और उसकी पत्नी घर आते हैं तो मालती कहती है, इस धनपत के पास तो सच में बहुत धन है जी। देखा आपने, चंदे के लिए इसने नोटों की गड्डी ही रख दी दान पेटी में। हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई।
वो इतना चंदा दे सकता है, इसीलिए दिया। काश वो पैसा मेरा हो सकता। कुछ कहा तुमने? मैं क्या ही कहूँगी, और कहूँगी भी तो आप कौन सा मेरी बात सुनते हो। अचानक क्या हो गया तुम्हें? खैर, अब फिलहाल मैं चलता हूँ, हलवाई से बातचीत करनी है और भी बहुत से काम है मुझे। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है आपको? मुखिया बनने के बाद आपको अपनी बीवी की खुशी याद ही कहाँ रहती है। मुखिया उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा इकट्ठा करने के 5 दिन पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद चंदे की उस पेटी की मंदिर के पुजारी द्वारा पूजा की जाती है और उस पेटी को मंदिर में रखकर ताला लगा दिया जाता है। कल सुबह भोलेनाथ की कृपा से इन चंदे के पैसे में थोड़ी बरकत हो जाएगी, जिसके बाद भोज का आरंभ होगा। रात के समय धनपत खाना खाने के बाद गांव के ही एक आदमी के साथ चहल रहा होता है, तो उसकी नजर अंधेरे में 2 लोगों पर पड़ती है। अरे भाई, जरा देखना तो, इतनी रात गए कौन मंदिर की ओर जा रहा है? धनपत सेठ, मुझे तो वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन कुछ देर पहले मैंने किसी को देखा। अरे आपका वहम होगा। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। अंधेरे की वजह से वो 2 लोग कब दिखाई देने बंद हो जाते हैं, धनपत को पता ही नहीं चलता। वो इस बात को अपना वहम समझकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठे होते हैं और भगवान की पूजा कर दान पेटी निकाली जाती है, लेकिन जब उसे खोलकर देखा जाता है तो दान पेटी बिल्कुल खाली थी। उसमें से चंदे के सारे पैसे गायब होते हैं। हे भगवान, सभी पैसे गायब हैं मुखिया जी। लगता है पैसे की चोरी हो गई। चोरी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे चोरी हो गए तो अब भोज किस प्रकार होगा? ये तो अपशगुन है। भगवान के घर से पैसे चोरी हो गए। आज से पहले हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं कौन होंगे वो चोर जिन्होंने मंदिर का पैसा चुरा लिया। सभी लोग मंदिर के पैसे चोरी हो जाने के कारण हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के मंदिर में चोरी कैसे हो सकती है और ये कर कौन सकता है। मुखिया जी, हमें इस बात की शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थाने में। हाँ, ताकि जांच पड़ताल होने पर चोर सामने आ सके। भगवान उस चोर को कभी माफ नहीं करेगा, उसका कभी भला नहीं होगा। सभी गांव वाले थाने जाकर चोरी की शिकायत दर्ज करवाने पर जोर देने लगते हैं। ऐसे में मुखिया को चुप देखकर धनपत कहता है, क्या बात है मुखिया जी, मंदिर में पैसे चोरी हो गए और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। परेशान तो आप इसलिए हैं कहीं आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। क्यों, सही कहा ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी चोरी की हमने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं भाभी, लेकिन आपकी ये घबराहट सब कुछ कह रही है। गाँव वालों, चोर कोई और नहीं बल्कि मुखिया है। धनपत की ये बात सुनकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला इस बात का क्या सबूत है? पुजारी जी, चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो पीछे छोड़ ही जाता है। तभी धनपत जहाँ दान पेटी रखी थी वहाँ जाता है और दान पेटी में अटकी चांदी की चेन उठाकर सभी को दिखाता है। मुखिया जी, ये चेन आप ही की है ना? अब आप सच कहेंगे या मैं ही सब बताऊं? मुखिया अपनी नजरें झुका लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर चोरी मैंने ही की है। दान पेटी में इतना सारा पैसा देखकर मेरे मन में लालच पैदा हो गया था। मुखिया होकर ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे, ये पैसा तो गांव की सुख शांति के भोज के लिए था। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। तुम्हारे जैसे मुखिया की जरूरत नहीं है इस गांव को। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर मुखिया का सर शर्म से झुक जाता है और उसे सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले उसे मुखिया के पद से भी हटा देते हैं।
और धनपत की निगरानी में मंदिर की ओर से भोज कराया जाता है, जिसके बाद से गांव में सभी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। लालची मटर पराठे वाली सुधा और विमल बहुत ही खुश दंपत्ति थे। दोनों की एक बेटी भी थी, करिश्मा, जिसकी परवरिश के लिए दोनों जी जान से काम किया करते थे। जहां सुधा लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा किया करती थी, तो वहीं विमल अपनी एक छोटी सी पराठे की दुकान चलाता और 30 रुपए प्लेट के हिसाब से पराठे और सब्जी बेचा करता। सुधा रोज काम पर जाने से पहले सब्जी बनाकर चली जाया करती और विमल गरम पराठे बनाकर सेकता और लोगों को खिलाता। एक दिन सुधा चिंता करते हुए विमल से कहती है, जी करिश्मा बड़ी हो गई है और अब उसका कॉलेज में भी एडमिशन कराना है और अब उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और हम दोनों की आमदनी से कुछ भी नहीं हो रहा है। अब किया भी क्या जा सकता है, तुम्हारी तनख्वाह तो घर के किराए में चली जाती है और मैं जो कमा कर लाता हूँ उससे घर का राशन ही आ पाता है, और जो कुछ पैसे बचते हैं उसमें हम अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह किसी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम पकड़ लीजिए, क्योंकि पराठे तो कोई कभी खाने आता है तो कभी नहीं भी आता है। ऐसी बात मत करो, मैं जो भी काम करता हूँ खुद का करता हूँ, मुझे किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं वही करूँगा जो मेरा मन होगा। विमल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और सुधा बुरा मुंह बनाकर अपना काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब विमल के पराठे कोई नहीं खाया करता था। एक दिन वो सुधा से कहने लगा, सुधा, कोई मेरे पराठे नहीं खरीद रहा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। और वो क्या जी? अब कौन सी तरकीब लाए हैं आप काम करने की? मेरी रेहड़ी के सामने एक अंडे पराठे वाला दुकान चलाता है और उसके पराठे बहुत बिकते हैं, तो मैं सोच रहा था कि अरे राम राम राम, आप ठीक तो हैं? आप जानते हैं ना कि हम पंडित हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अंडे के पराठे बेचे? राम राम राम। अरे ओ भाग्यवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम भी किसी सब्जी के पराठे बेचें, जैसे आलू प्याज या मटर। लोग हमारी दुकान के पराठे खरीदने भी आएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। कुछ दिन के लिए तुम अपना काम छोड़ दो और मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। अगर हम दोनों का काम चल पड़ा तो तुम्हें भी किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमल और सुधा इस सोच में डूब जाते हैं कि अब वो किस चीज के पराठे बेचे, जिसके बाद दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वो मटर के पराठे बेचेंगे। लेकिन अब सुधा विमल के आगे एक शर्त रख देती है। ठीक है जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपका काम नहीं चला तो आप भी मेरी तरह किसी के घर काम पकड़ लेंगे, ताकि कम से कम उस काम से घर में लगी बंदी पगार तो आएगी। विमल मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर बहुत सारे मटर मार्केट से खरीद लाते और दोनों मिलकर मटर के पराठे बेचते हैं। एक दिन तो कोई नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है और ये सब देख सुधा लालच में आ जाती है। अरे वाह, आपने तो सही कहा था, अपने काम के अपने ही मजे हैं। जब मर्जी जाओ और जब मर्जी बंद कर दो और मालिक की कोई चिक चिक भी नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब हमारे पराठे इतने अच्छे बिक रहे हैं तो क्यों ना हम सस्ता तेल इस्तेमाल करें, ताकि इससे कुछ और पैसे बच जाएंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? ग्राहक भगवान होता है, अब हम भगवान की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? जी भूलिए मत, ये काम हम दोनों का है, इसलिए मैं भी फैसला ले सकती हूँ और हम ये काम अब करिश्मा के कॉलेज के बाहर लगा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लंच के समय पराठे खरीद सकते हैं और हमारा काम अच्छा चलेगा। करिश्मा की छुट्टी पर मैं उसे लेकर घर चली जाया करूँगी और करिश्मा को साफ बोल देंगे कि वो हमारे मटर के पराठे ना खाए, ताकि उसकी सेहत को कुछ ना हो। और आखिर हम ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सुधा और विमल करिश्मा के कॉलेज के बाहर पराठे की दुकान लगाते हैं। उनकी दुकान पर कई मासूम लड़के लड़कियां पराठे लेने आया करते हैं और जब करिश्मा पराठे लेने आती है तो सुधा उसे पराठे देने से मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज दिया करती है। एक दिन करिश्मा की दोस्त रानी उसे कॉलेज में कहती है,
क्या बात है करिश्मा, सब तेरी मम्मी पापा के हाथ के पराठे खाते हैं, बस एक तू ही नहीं खाती। तुझे पता है ना कि वो मटर के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यार मैं कैसे खाऊं? मेरे मम्मी पापा मुझे खाने ही नहीं देते। शायद उनको लगता है कि अगर मैंने एक पराठा खाया तो मैं उनकी दुकान के सारे पराठे को खा जाऊंगी, इसलिए वो मुझे नहीं देते। कोई बात नहीं, लंच टाइम में मैं पराठे लेकर आ जाया करूंगी और हम दोनों बैठकर खा लेंगे। किसी को क्या ही पता चलेगा कि तू पराठे खा रही है। वाह, अब मैं भी अपने मम्मी पापा के हाथ के पराठे खा पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो रानी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुधा के अंदर लालच बहुत ज्यादा आ जाता है। वो सस्ती और सड़ी मटर लाकर उनसे पराठे बनाती है और तेल भी बहुत ही खराब इस्तेमाल करती है और राशन में मिलने वाले आटे से ही पराठे को तैयार किया करती है। वो पराठे के साथ जो सब्जी बेचती है वो भी कई दिनों की बासी हुआ करती है और वही रानी और करिश्मा रोज लंच के समय खाया करते हैं। सारे बच्चे लंच में सुधा और विमल के ही पराठे खाया करते थे। एक दिन रानी की माँ सुमति सुधा और विमल के पास चिल्लाते हुए आती है और कहती है, आखिर क्या खिला रहे हो आप दोनों मेरी बेटी को? जब से यहाँ के पराठे खाने लगी है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और आज जब कॉलेज से आई तो चक्कर खाकर गिर गई और तभी से उल्टियाँ भी कर रही है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी है, तुम जानो क्या खाती है। बेकार में हमारा नाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारा चलता हुआ काम देखकर जलन हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। सुधा, ये तुम उनसे कैसी बातें कर रही हो? एक बार उनकी बात तो सुन लो कि हुआ क्या है। अजी क्या सुनना, आप देख नहीं रहे हो कि वो हमारे खाने पर इल्जाम लगा रही है कि हमारे पराठे खाकर ही इसकी बेटी बीमार हो गई है। ये जलती है हमसे और कुछ नहीं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पा रही हो? एक माँ की ममता नहीं देख सकती तुम? भगवान करे जो मेरे बच्चे पर बीत रही है वही तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। हाँ, जाओ, जब होगा ना तो देख लूंगी। आई बड़ी मुझ पर चिल्लाने वाली। सुमति ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर कहीं न कहीं सुधा के दिल को ठेस पहुँचती है। आज के दिन वो करिश्मा के साथ छुट्टी में घर नहीं गई थी। घर जाकर वो देखती है तो करिश्मा को भी बहुत उल्टी हो रही थी और वो बेहोश पड़ी थी। करिश्मा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी, लेकिन शायद दोनों पति पत्नी काम में इतने मशरूफ थे कि उसके चलते उन्होंने कभी करिश्मा पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस बेटी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उसको बीमार देखकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी।